हेलो एवरीवन। आज हम इंटरनेशनल बिजनेस का यूनिट 3 इंटरनेशनल ट्रेड का टॉपिक द थ्योरी ऑफ नेशनल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज पोर्टर्स डायमंड को डिस्कस करेंगे। The theory of national competitive advantage was proposed by Michael Porter in his book The Competitive Advantage of Nations, developed after studying 100 industries across 10 nations to determine why some succeed and others fail in international competition. इसका मतलब है द इसका मतलब है थ्योरी ऑफ नेशनल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, जो माइकल पोर्टर ने अपनी बहुत ही मशहूर किताब द कॉम्पिटिटिव एडवांटेज ऑफ नेशंस में पेश किया था। पोर्टर ने इसे ऐसे ही नहीं बनाया। उन्होंने 10 देशों की लगभग 100 इंडस्ट्रीज का गहरा अध्ययन यानी कि स्टडी किया। उनका मुख्य उद्देश्य ये पता लगाना था कि क्यों कुछ इंडस्ट्रीज कुछ खास देशों में इतनी सफल यानी कि सक्सीड होती है, जबकि वही इंडस्ट्रीज दूसरे देशों में फेल हो जाती है। वो ये समझना चाहते थे कि किसी देश को इंटरनेशनल लेवल पर कॉम्पिटिटिव एज कैसे मिलती है। सिंपल वर्ड्स में माइकल पोर्टर ने ये बताया कि किसी देश की कामयाबी सिर्फ उसके पास मौजूद रिसोर्सेज पर डिपेंड नहीं करती। उन्होंने 100 इंडस्ट्रीज को स्टडी करके ये समझाया कि कुछ खास फैक्टर्स मिलाकर एक डायमंड जैसा स्ट्रक्चर बनता है, जो किसी देश को दुनिया भर में सबसे बेहतर बनाने में मदद करता है। कॉन्सेप्ट The core concept is that a nation's true competitiveness is measured by its productivity, the value of goods and services produced per unit of the nation's human capital and natural resources. Porter emphasizes that the wealth is created by companies, not nations. Therefore, a country's economy cannot be competitive unless the companies operating within it are competitive. पोर्टर का मानना था कि किसी भी देश की असली कॉम्पिटिटिवनेस यानी उसकी प्रोडक्टिविटी से नापी जा सकती है। इसका मतलब ये है कि देश अपने पास मौजूद इंसानों यानी ह्यूमन रिसोर्स, पैसों यानी कैपिटल और कुदरती रिसोर्सेज यानी नेचुरल रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके करके कितनी वैल्यू क्रिएट कर रहा है। पोर्टर एक बहुत बड़ी बात कहते हैं, वेल्थ कंपनीज बनाती है, देश नहीं। इसका मतलब है इसका मतलब है कि कोई देश तब तक तरक्की नहीं कर सकता जब तक उसके अंदर काम करने वाले कंपनी दुनिया से मुकाबला करने के लायक ना हो। To explain this, Porter introduced the diamond model, which represents four mutual reinforcing areas of a nation's macroeconomic business environment. इसी चीज को समझने के लिए उन्होंने डायमंड मॉडल दिया था, जो बताता है कि किसी देश के अंदर का बिजनेस माहौल कैसा होना चाहिए। ये मॉडल 4 मुख्य हिस्सों पर टिका है। सबसे पहला है क्वालिटी ऑफ फैक्टर कंडीशंस, द एफिशिएंसी, क्वालिटी एंड स्पेशलाइजेशन ऑफ द इनपुट्स a firm uses, such as human resources, physical or administrative infrastructure, and natural resources. इसका मतलब है कि कंपनी जो इनपुट्स यूज कर रही है, जैसे स्किल्ड लेबर, अच्छी सड़कें, इंफ्रास्ट्रक्चर और नेचुरल रिसोर्सेज, उनकी क्वालिटी और एफिशिएंसी कैसी है। जितने बेहतर और स्पेशलाइज ये रिसोर्सेज होंगे, उतना ही फायदा देश को मिलेगा। Context of firm strategy and rivalry, the conditions that shape corporate investment, the types of strategies companies employ,
and the intensity of local competition. इसका मतलब है ये 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 देखता है कि कंपनी कैसे इन्वेस्ट करती है और उनकी स्ट्रैटेजी क्या क्या है। सबसे जरूरी बात यहाँ लोकल कंपटीशन की है। जब देश के अंदर ही कंपनीज के बीच कड़ी टक्कर होती है तो वो मजबूर हो जाते हैं बेहतर बनने के लिए और बेहतर सामान बनाने के लिए। क्वालिटी ऑफ लोकल डिमांड कंडीशंस। This sophistication of the home market and the pressure local buyers put on companies to continuously upgrade their products and services. इसका मतलब है अगर देश के अंदर के कस्टमर्स बहुत समझदार यानी सोफिस्टिकेटेड हैं और हमेशा बेहतर चीज की मांग करते हैं तो कंपनीज पर प्रेशर बनता है कि वो अपने प्रोडक्ट्स को लगातार अपग्रेड करें। Related and supporting industries. The presence and quality of internationally competitive local suppliers and the development of industry clusters. Sorry. इसका मतलब है कि क्या वहाँ ऐसे सपोर्टर्स मौजूद हैं जो इंटरनेशनल लेवल के हैं। ये सवाल सबसे पहले आता है जब एक ही जगह पर जुड़ी हुई इंडस्ट्रीज का एक क्लस्टर बन जाता है तो सब मिलकर बेहतर काम कर पाते हैं। सिंपल वर्ड्स में पोर्टर के हिसाब से देश तभी अमीर बनता है जब वहाँ की कंपनीज बेहतर काम करती है। ये डायमंड मॉडल बताता है कि जब अच्छे रिसोर्सेज, समझदार कस्टमर, कड़ी लोकल कंपटीशन और अच्छे सप्लायर्स एक साथ मिलते हैं तभी कोई देश दुनिया भर में अपना नाम बना पाता है। एडवांटेजेस। कॉम्प्रिहेंसिव माइक्रोइकोनॉमिक फोकस। It provides a much deeper understanding of the microeconomic foundations of productivity, showing that a nation must shift from competing simply on comparative advantages like low-cost labor to unique products and processes. इसका मतलब है ये थ्योरी सिर्फ बड़े-बड़े आंकड़ों यानी मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात नहीं करती बल्कि माइक्रो इकोनॉमिक कंडीशन पर गहराई से ध्यान देती है। ये हमें समझाती है कि अगर किसी देश को सच में आगे बढ़ना है तो उसे सिर्फ कंपैरेटिव एडवांटेज जैसे कि सस्ते लेबर या सस्ता रॉ मटेरियल के भरोसे नहीं बैठना चाहिए। इसके बजाय देश को अपनी ऐसी यूनिक प्रोडक्ट्स और नए टेक्निक प्रोसेसेस डेवलप करने चाहिए जो दुनिया में कोई और ना दे सके। Explains economic stagnation. Because the 4 points of the diamond are integrated, meaning one part affects the other, the theory successfully explains why nations like Singapore or Taiwan in certain contexts can plateau or find it difficult to transition to more advanced economic stages in all areas. If all areas do not improve together. इसका मतलब है इकोनॉमिक स्टैग्नेशन यानी आर्थिक रुकावट। ये थ्योरी बहुत अच्छे से समझाती है कि क्यों कुछ देश एक लेवल पर आकर रुक जाते हैं क्योंकि डायमंड के चारों पॉइंट्स एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इसलिए अगर कोई एक हिस्सा भी पीछे रह गया जैसे अगर कस्टमर समझदार हैं पर सप्लायर्स अच्छे नहीं तो पूरा देश एडवांस स्टेज पर नहीं पहुंच पाएगा।
सिंगापुर और ताइवान जैसे देशों को कॉन्टेक्स्ट में ये देखा गया है कि जब तक सारी एरियाज एक साथ डेवलप नहीं होते तब तक आगे बढ़ना मुश्किल होता है। सिंपल वर्ड्स में पोर्टर की पोर्टर की थ्योरी हमें ये बताती है कि सिर्फ सस्ते चीजों के दम पर देश ज्यादा दिन तक compete नहीं कर सकता। उसे कुछ अलग और बेहतर बनाना ही होगा। साथ ही ये हमें ये भी सिखाती है कि तरक्की के लिए डायमंड के चारों पॉइंट का एक साथ मजबूत होना जरूरी है, वरना देश देश की ग्रोथ एक जगह आकर रुक जाती है। लिमिटेशन। A critical analysis of Porter's competitive strategy reveals several practical limitations. इसका मतलब है पोर्टर की स्ट्रैटेजी का अगर हम बारीकी से अध्ययन यानी क्रिटिकल एनालिसिस करें तो कुछ प्रैक्टिकल कमियां सामने आती हैं। Relies on speculation. This strategy requires committing large amounts of money based on speculation about rivals' intentions, abilities and commitments, with no guarantee that rivals will actually behave as expected. इसका मतलब है relies on speculation, अंदाजे पर निर्भर रहना। इस स्ट्रैटेजी में कंपनीज को बहुत बड़ा पैसा इन्वेस्ट करना पड़ता है और ये इन्वेस्टमेंट अक्सर इस अंदाजे यानी स्पेकुलेशन पर होती है कि उनके कॉम्पिटिटर्स क्या करेंगे या उनकी उनकी क्षमता क्या है, लेकिन इस बात की कोई गारंटी नहीं होती कि राइवल्स बिल्कुल वैसा ही बिहेव करेंगे जैसा आपने सोचा है। Creates inflexibility. Porter's model implies that firms should choose a specific formal strategy route. However, strictly adhering to this can make a business too rigid. Businesses that flexibly react to current events are often more responsive to change and can be more profitable. इसका मतलब है क्रिएटिंग इनफ्लेक्सिबिलिटी यानी लचीलेपन की कमी। पोर्टर का मॉडल कहता है कि हर फर्म को एक खास और फॉर्मल स्ट्रैटेजिक रास्ता चुनना चाहिए, लेकिन अगर कोई बहुत ज्यादा ही रिजिड यानी सख्त हो जाए और उसी रास्ते पर चले तो वो बदलते वक्त के साथ खुद को ढाल नहीं पाता यानी इनफ्लेक्सिबल रहता है। असल में वही बिजनेस ज्यादा मुनाफा कमाते हैं जो वक्त के हिसाब से फ्लेक्सिबल रहते हैं। Questionable predicted ability. While the model excellently describes a situation at a particular moment in time, its ability to actually predict future outcomes is questionable. इसका मतलब है ये मॉडल किसी एक खास समय यानी मोमेंट इन टाइम की तिथि को बहुत अच्छे से समझता है, लेकिन भविष्य यानी फ्यूचर में क्या होगा इसका अनुमान यानी प्रेडिक्शन लगाने में ये उतना कामयाब नहीं दिखता। Shifting industries. Businesses frequently change the industry they operate in, meaning the basic unit of analysis is constantly shifting and old strategies must be regularly discarded. इसका मतलब है आजकल बिजनेसेस बहुत तेजी से अपनी इंडस्ट्रीज बदलते रहते हैं। इसका मतलब है कि जिस यूनिट को हम एनालाइज कर रहे हैं वो लगातार बदल रही है। ऐसे में पुरानी स्ट्रैटेजी जल्दी ही बेकार हो जाती है और उन्हें बार बार बदलना पड़ता है।
सिंपल वर्ड्स में पोर्टर की थ्योरी सुनने में तो बहुत अच्छी लगती है, पर रियल लाइफ में इसे अप्लाई करना मुश्किल है क्योंकि ये राइवल्स के बिहेवियर पर सिर्फ अंदाजा लगाती है। साथ ही ये बिजनेसेस को थोड़ा रिजिड, लकीर का फकीर बना सकती है, जबकि आज की बदलती दुनिया में वही वही टिकता है जो फ्लेक्सिबल हो और नए बदलाव को तुरंत अपना सके। टाइप्स और स्टेजेस ऑफ कॉम्पिटिटिव डेवलपमेंट, इसके भी टाइप्स नहीं है, इसके स्टेजेस हैं। While not distinct types of the theory itself, Porter outlines that nations progress through three distinct stages of competitive advantage as they develop. Factor-driven stage. Competitive advantages on strictly strictly on basic endowments like low-cost labor and natural resources. Firms produce simple commodities, assimilate technology through imports or imitations, and are highly sensitive to global economic cycles. इसका मतलब है फैक्टर ड्रिवन स्टेज, रिसोर्सेज पर निर्भर रहना। इस इसे शुरुआती स्टेज में किसी देश की ताकत सिर्फ उसके पास मौजूद बुनियादी चीजों यानी बेसिक एंडोमेंट्स पर टिकी होती है, जैसे जैसे कि सस्ते लेबर, लो कॉस्ट लेबर और कुदरती रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज। यहाँ की कंपनी बहुत ही सिंपल कम्युनिटीज बनाती है। वो अपनी टेक्नोलॉजी खुद नहीं बनाती बल्कि दूसरे देशों से इंपोर्ट करती है या उनकी नकल, इमिटेशन करती है। क्योंकि ये देश सिर्फ कच्चे माल या सस्ते लेबर पर टिका होता है, इसलिए अगर दुनिया की इकोनॉमी में थोड़ा भी बदलाव आए तो इन पर बहुत बुरा असर पड़ता है। इन्वेस्टमेंट ड्रिवन स्टेज. Competitive advantage is based on efficiency in producing standard products and services. This stage features heavy investment in efficient infrastructure and administration, and the economy concentrates largely on manufacturing and outsourced service exports. इसका मतलब है इन्वेस्टमेंट ड्रिवन स्टेज, निवेश और एफिशिएंसी। इस स्टेज में देश थोड़ा आगे बढ़ता है। अब उसकी ताकत सिर्फ सस्ते लेबर में नहीं बल्कि स्टैंडर्ड प्रोडक्ट्स को एफिशिएंसी, कम खर्चे और बेहतर तरीके से बनाने में होती है। इस स्टेज पर देश अपने इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़कें, पोर्ट्स और एडमिनिस्ट्रेशन पर बहुत भारी इन्वेस्टमेंट करते हैं। पूरी इकोनॉमी का फोकस मैन्युफैक्चरिंग और आउटसोर्स सर्विसेज बीपी जैसे बीपीओ और आईटी पर होता है। यहाँ देश दूसरे की टेक्नोलॉजी को सिर्फ यूज नहीं करते बल्कि उसे बेहतर तरीके से इम्प्लीमेंट करना सीख जाते हैं। इनोवेशन ड्रिवन स्टेज. The ultimate source of competitive advantage lies in the ability to produce innovative products and services at the global technology frontier. This economy features strong institutions, deep industries clusters, a high share of services, and resilience to external economic shocks. इसका मतलब है इनोवेशन ड्रिवन स्टेज, नई खोज। ये किसी भी देश के लिए सबसे ऊंचा और आखिरी मुकाम होता है। यहाँ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज का असली जरिया नई और आधुनिक यानी इनोवेटिव प्रोडक्ट्स बनाना होता है जो दुनिया के सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी के बराबर हो। ऐसे देशों में इंस्टीट्यूशंस, कॉलेज, रिसर्च लैब बहुत मजबूत होते हैं और वहाँ इंडस्ट्रीज के बड़े बड़े क्लस्टर्स यानी ग्रुप होते हैं।
इनकी इकोनॉमी में सर्विसेज का हिस्सा बहुत ज़्यादा होता है और ये ये इतने मजबूत होते हैं कि बाहर की दुनिया में कोई भी आर्थिक संकट यानी इकोनॉमिक शॉक आए तो ये आसानी से झेल लेते हैं। सिंपल वर्ड्स में पोर्टर के मुताबिक देश पहले सस्ते लेबर और कुदरती रिसोर्सेज से शुरू करता है, फैक्टर ड्रिवन। फिर बड़े इन्वेस्टमेंट्स करके मैन्युफैक्चरिंग में माहिर बनता है, इन्वेस्टमेंट ड्रिवन। और अंत में अपनी नई सोच और टेक्नोलॉजी से दुनिया पर राज करता है, इनोवेशन ड्रिवन। एक कामयाब देश के कामयाब देश वही है जो एक साथ इन स्टेजेस को पार करे। थैंक यू।